गुड इवनिंग टू ऑल। आप आज पढ़ रहे हैं 12th क्लास और 12th क्लास में आपका सब्जेक्ट है अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम आज 12th क्लास इंग्लिश मीडियम की फर्स्ट क्लास पढ़, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी कौन, एमपी बोर्ड वालों के लिए है ना। तो ये कोचिंग में इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यदि आपके कोई रिलेटिव हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं कोई चीज़ें, तो ये आप देखें यहाँ पर ये सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है। तो अभी हम 12th क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड। यदि आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो, क्वेरी है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, वो चीज़ें पूछ सकते हैं। क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं हैं, इसलिए आपको मैं एडवाइस देता हूँ कि आप जब पढ़ें तो वीडियो को पॉज करके हर चीज़ का क्या ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक, जिससे आप बाद में उसको देख सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका ये देखेंगे, ये चैप्टर का नाम है आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग मतलब होता है बिजनेस, और बिजनेस किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया जाता है। भाई इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। तो हम इसका सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। तो क्या है, देखें, दीज आर ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विस, जिन है ना, टू द सोसाइटी, जिनका ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और इट्स ऑन मेंबर, सोसाइटी के लिए सर्विस प्रोवाइड करने और अपने मेंबरों के लिए, विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, है ना, जिनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, मतलब बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के ये सोसाइटी के लिए और अपने मेंबर के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक अलग बुक्स के हिसाब से हम मीनिंग देखेंगे, ऐसे ये है। दूसरा मीनिंग हम देखें तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मीन द ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट इंटेंड टू अर्न प्रॉफिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव क्या नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। या प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता तो क्या होता है, बट द वंस विच इंटेंड टू हैव सोशल वेलफेयर, जिनका मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, समाज की सेवा करना, है ना, सोशल वेलफेयर वर्क करना, सीधी सी बात, अच्छे काम करना, सोशल, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। फॉर द एग्जाम्पल क्या है, जैसे हॉस्पिटल हैं, सोशल वेलफेयर के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सोशल वेलफेयर के लिए की जाती हैं इस्टेब्लिश। लाइब्रेरी है ना, ये भी सोशल वेलफेयर के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं। तो आप देखते हैं एजुकेशनल में, जैसे आपके पास ये है, एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर टीचिंग की जा रही है, बच्चे देखो पढ़ रहे हैं अच्छे से मन लगा के, सोशल वेलफेयर के लिए वर्क किया जाता है यहाँ पर। ठीक, अब सोशल वेलफेयर कैसे आप देखेंगे कि आपकी स्कूल में आपको 5 टीचर पढ़ाते हैं, यदि आपसे 1000 रुपीज़ मंथली लिया जाता है और 5 टीचर पढ़ाते हैं, तो एक टीचर के हिसाब से वो कितना पैसा लेते हैं आपसे, 200 रुपीज़ लेते हैं कि नहीं, एक टीचर के हिसाब से। आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 200 रुपये में, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम में तो और कम होता है। तो ये सोशल वेलफेयर के लिए होती है। ऐसे यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी में जब आप 12th के बाद जाएंगे कॉलेज में, लाइब्रेरी आपको मिलेगी, इतनी सारी बुक्स हैं, आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। 10 दिन तक का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप 10 दिन से ज़्यादा बुक्स अपने पास रखते हैं, है ना, और उसको साल भर मान लेते हैं, साल भर रखा आपने और साल भर उसको पढ़ा, और आपसे बुक का यदि चार्ज लिया जाएगा पढ़ने का या बुक अपने पास रखने का, वापस करेंगे जब, तो
10 और 15 रुपीज़ लिया जाएगा मैक्सिमम। साल भर का 10 से 15 रुपीज़ का होगा, मतलब 10-15 रुपए में आप साल भर को बुक पढ़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे कॉलेज में आकर बुक्स खरीदते नहीं हैं, परचेज नहीं करते हैं, लाइब्रेरी से इशू करा लेते हैं, पढ़ के लाइब्रेरी को वापस कर देते हैं, क्योंकि 10-15 रुपए में आपको बुक्स पढ़ने के लिए मिल जाती साल भर के लिए और आपके पैसे ही बच जाते हैं। नहीं तो आप एक बुक्स खरीदोगे तो 5 रुपए की आएगी, इस वजह से। अब ऐसे ही आपके क्या होते हैं, ये देखेंगे आप स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये लोग आर्टिस्ट होते हैं जो कि अपने आर्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, सोसाइटी को अच्छे मैसेज कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं, मैसेज देते हैं, जिससे उनकी सोसाइटी के मन में अच्छी भावनाएं जागृत हों, अच्छे मैसेज देने के लिए। ये भी प्रॉफिट अर्निंग करते हैं। ये लोग भी कौन होते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ये अच्छे वर्क होते हैं। अब देखेंगे हम इन जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर व्यक्ति जो मेंबर होते हैं, जो खास मेंबर होते हैं, वो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं ज़्यादातर। मैंने ऐसा देखा हुआ है। वो कैसे होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल पर्सन कौन कहलाते हैं। तो प्रोफेशनल पर्सन कौन होते हैं, पहले हम इसके बारे में समझें। तो यहाँ पर देखेंगे मीनिंग, प्रोफेशनल पर्सन आर द ones who use their wisdom and prudence for their income। ऐसे व्यक्ति जो अपनी विजडम, दिमाग का यूज करके इनकम अर्न करते हैं, कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैं ही बैठा हूँ आपके सामने, टीचर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका। ये भी देखें आप, एक टीचर दिख रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। इनको आप पहचानते होंगे, नहीं पहचानते तो मैं बताता हूँ कौन है। इनके ऊपर एक मूवी बनी है, ऋतिक रोशन ने बनाई है, जिसका नाम है सुपर 30। देखी होगी आपने शायद। और इनका नाम क्या है, आनंद कुमार। इस मूवी का नाम क्या है, सुपर 30, और इन टीचर का नाम क्या है, आनंद कुमार। सुपर 30 जो है वो यहाँ पर स्टूडेंटों की नंबर ऑफ स्टूडेंट बताता है कि कितने व्यक्तियों को पढ़ाते हैं। ये सिर्फ 30 व्यक्तियों को क्या करते हैं, टीचिंग देते हैं, और 30 के 30 पूरे सिलेक्ट होते हैं जो वो पढ़ाते हैं जिस चीज में के लिए। ठीक है, ये प्रोफेशनल पर्सन है। प्रोफेशनल पर्सन की एक खास बात है कि प्रोफेशनल पर्सन ना तो कभी कोई चीज सेल करते हैं, ना कोई चीज परचेज करते हैं, ना कोई बेचेंगे, ना कोई चीज खरीद, मतलब जो उनके पास व्यक्ति हैं उनको ना कोई चीज सेल करते हैं ना बेचते हैं। जैसे टीचर हैं तो ये आपको कभी बुक्स नहीं बेचेंगे कि आप सोचेंगे टीचर हैं तो बुक्स सेल करेंगे, ना, कभी नहीं करते बुक सेल। ठीक है, ये बुक सेल नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं टीचर। ये टीचर क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ये देखेंगे आप, डॉक्टर भी जो है वो क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर भी परचेज क्या नहीं करते हैं, आपको कोई दवा नहीं बेचेंगे, बल्कि लिखेंगे दवा आपके लिए, है ना, आप मेडिकल से परचेज करेंगे। ये क्या है, वकील है। वकील आपको एडवाइस देता है, कभी कोई चीज बेचता नहीं है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, कोई चीज ना आपसे खरीदेगा ना बेचेगा, आपको क्या देगा, एडवाइस देगा। और वकीलों को, टीचरों को किस चीज का पैसा मिलता है, बोलने का। यदि टीचर क्लास में खड़ा हो जाए, बोले ना, तो क्या उसको कोई पैसा देगा, कभी नहीं देगा। वकील यदि कोर्ट में जाके जज के सामने खड़ा हो जाए तो क्या कोई उसको पैसा देगा, उसको भी कोई पैसा नहीं देगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग का यूज करके बोलते हैं, पढ़ाते हैं या केस लड़ते हैं, तो ये पैसा कमाते हैं। ये लोग कहलाते हैं प्रोफेशनल पर्सन। ये ना कोई चीज सेल करते हैं, ना कोई परचेस करते हैं। आगे अब हम पढ़ रहे हैं क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकी इनकम की सोर्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, सोर्स कहाँ से इनके पास पैसा आता है, इनकम कहाँ से होती है, अर्न करते हैं लोग। तो देखेंगे नंबर 1, एंट्रेंस फीस क्या है। जब यहाँ पर व्यक्ति एडमिशन लेता है, यहाँ का मेंबर बनता है, तो उनको एंट्रेंस फीस देना होता है मेंबर बनने की।
ठीक है, जैसे आप स्कूल में एडमिशन फीस देते हैं वैसे यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर, ये देखेंगे आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आप गणेश जी का, दुर्गे जी का चंदा देते हैं, वैसे ही गणेश जी और दुर्गे जी विशेष पर्पस पे आप, भाई रोज तो चंदा देते नहीं गणेश जी का, जब गणेश जी रखने का टाइम आता है सितंबर में तब आप देते हैं, दुर्गे जी रखने का टाइम आता है अक्टूबर नवंबर में तब आप देते हैं पैसा। ऐसे ही यहाँ पर भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, किसी विशेष पर्पस के लिए व्यक्तियों से, इनके मेंबरों से पैसा लिया जाता है या फिर दूसरे व्यक्तियों से पैसा लेते हैं, वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है। दूसरा डोनेशन। डोनेशन आपको पता है, आपने भी कभी दिया होगा, किसी को डोनेशन किया होगा, पैसा देते हैं जो हम, है ना, हमें, तो इन संस्थाओं को भी जो पैसा मिलता है खुशी से जो व्यक्ति उनको देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, डोनेशन होते हैं। अच्छा काम करने के लिए ऐसी संस्थाओं को करते हैं व्यक्ति। लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप फी क्या है भाई, जैसे आप हमारी कोचिंग में आके पढ़ते हैं तो आपको मान लेते हैं कि साल भर का कितना पैसा देना है, मान लेते हैं 5,000 रुपये, तो आप 1,000 करके मंथली दे सकते हैं। हर महीने कितने दे रहे हैं आप, 1,000। कोई व्यक्ति 2,000 करके दे देता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि सर आप एक काम करो, हमसे पूरा 5,000 रुपये ले लो, बार बार मत मंगाया करो, इकट्ठे पैसे ले लो 5,000। अब हम उनसे साल भर पैसा नहीं मांगते क्योंकि उन्हें इकट्ठा दे दिया। ऐसी इन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कहाँ पर, इन वाली ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं मेंबर कि भाई आप हमसे पैसा इकट्ठा ले लो एक साथ, बार बार मत मंगाया करो कि हर महीने मांग रहे हैं या प्रति क्वार्टरली हाफली, ऐसा नहीं। अब तो एक बार बता दो कितना पैसा चाहिए है, उन्होंने बोला भाई आप तो 20,000 रुपये दे दो, हम आपसे बार बार नहीं मांगेंगे, तो उन्होंने 20,000 रुपये दे दिया, लाइफ टाइम के लिए फ्री हो गया कि अब उनको दोबारा उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये कहलाता है लाइफ मेंबरशिप फी, मतलब यहाँ से भी उनके पास इनकम होती है। फिर आता आपका इंटरेस्ट। बैंक में जो पैसा उनको मिला है वो कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि अपने पास रखने से कोई फायदा तो होगा नहीं। तो बैंक क्या देता है उनको, इंटरेस्ट देता है, भाई इंटरेस्ट भी उनकी इनकम हो गई है। ठीक है। फिर क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट। आप क्योंकि सोशल वेलफेयर वर्क कर रहे हैं, है ना, समाज के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करता है इन सोसाइटी की, ठीक है, इन एनजीओ का या ऑर्गेनाइजेशन की क्या करता है, हेल्प, उनको सब्सिडी देता, ग्रांट देता, सहायता करता। सहायता में क्या देता, पैसा, ये भी इनकी इनकम है। फिर देखते हैं हम इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट। ये जो सोसाइटी होती है, अभी अपन ने एक देखा था नाटक चल रहा था स्टेज पर, तो ये ऐसे क्या करते हैं, कार्यक्रम कराते हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम कराते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, कोई शो ऑर्गेनाइज कर लिया, कहीं से किसी एक्टर को बुला लिया, अब एक्टर आएगा तो भीड़ भी आएगी, उनकी टिकट भी सेल होती है, कोई नाटक कर रहे हैं उनकी टिकट सेल हो रही, कोई गेम्स फुटबॉल मैच करवा रहे हैं, क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, उनकी टिकट सेल होती हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, मतलब ऐसी गेम एक्टिविटी कराने से इन संस्थाओं के पास कुछ पैसा आता है, तो ये कहलाते हैं इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट। और सेल ऑफ, यहाँ पर देखेंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इन संस्थाओं में जो न्यूज़पेपर है, रद्दी जिसको हम बोलते हैं, है ना, उसको सेल किया तो उससे भी पैसा आता है। भाई कितना भी आया है, मतलब 200 300 जो भी है ना, वो सब यहाँ पर क्या होते हैं, इनकम की सोर्स ही माने जाते हैं। आगे अभी आपने देखे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम के सोर्स कौन कौन से। अब देखेंगे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर। यदि इनकम है तो एक्सपेंडिचर भी होगा। तो पहला एक्सपेंडिचर देखेंगे आप यहाँ पर क्या है, वेजेस एंड सैलरी। भाई वेजेस एंड सैलरी इनका इनकम एक्सपेंडिचर है ना, एक खर्च हम बोल सकते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी। अब देखो वेजेस और सैलरी, भाई हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना होगी कि नहीं, सैलरी है। कभी कभी हम जो हमारे यहाँ रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, कभी विशेष काम करने के लिए बुला लेते हैं, उनको जो पैसा देते हैं वो वेजेस है। फिर रेंट, यदि सोसाइटी का खुद का मकान नहीं है तो रेंट देना पड़ेगा, है ना। रेंट, रेट्स हैं, कुछ टैक्सेस वगैरह हैं, इंश्योरेंस है, मेंबर का इंश्योरेंस कराना हो सकता है, तो ये भी इनके एक्सपेंसेस हैं। किराया देना है आपका, रेंट देना है, इंश्योरेंस है ना। फिर कुछ टैक्स क्या होते हैं, प्रिंटिंग, गवर्नमेंट से लेटर वगैरह लिखना पड़ते हैं गवर्नमेंट के लिए, कुछ पम्पलेट वगैरह बनवाना पड़ते हैं, तो प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, ये इनके एक्सपेंसेस होते हैं।
फिर आगे देखते हैं हम टेलीग्राम, फोन वगैरह के चार्जेस, पोस्टेज, डाक वगैरह भेजिए तो ये भी इनके एक्सपेंसेस होते हैं, पोस्टेज, डाक, टेलीफोन। फिर रिपेयर, यदि खुद का मकान है तो उसका रिपेयर कराना पड़ता है, या फिर रिन्यूएबल कराना पड़ता है, कुछ नई चीज़ अपन ने बनवाई है ना, रिपेयर करा दी, या दूसरी का भी है तो रिपेयर कराने के खर्चे होते हैं ये सब। फिर गार्डनिंग एक्सपेंसेस, यदि गार्डन वगैरह है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के खर्चे होते हैं, क्योंकि सोसाइटी वेलफेयर काम करते हैं ये लोग, तो गार्डनिंग भी रखते हैं ज़्यादातर। अब तो अभी जो हमने देखा कि आपके इनकम और सोर्स है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम के सोर्स और एक्सपेंडिचर, इनको लर्न करना आपको जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से आगे क्वेश्चन बनते हैं। हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें इनकम के होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस के होते हैं। जब हमें मालूम होगा कि इनकम के हैं तो हमें कहाँ लिखना है, और एक्सपेंसेस जैसे हम बोलेंगे रेंट, तो रेंट क्या होता है आपका? एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे हमने बोला सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकी इनकम कहलाती है। हमने बोला इंटरेस्ट या डोनेशन, मान लो डोनेशन कहा, तो डोनेशन इनके लिए क्या होता है? इनकम है, क्योंकि मिलता है। ठीक, हमने बोला टैक्स, तो टैक्स इनका एक्सपेंसेस है। तो इस टाइप से जो इनकम के आइटम हैं और एक्सपेंडिचर के आइटम हैं उनको लर्न करना है आपके लिए। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग सिस्टम, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप ध्यान रखना, जो भी अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट अभी मैं आपसे पूछूंगा, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपके लिए। अब देखेंगे हम कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम कैसे रखते हैं। तो पहली चीज कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो किस बेस पर होते हैं? कैश सिस्टम पर, कैश सिस्टम रखते हैं लोग, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उधार लेन देन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? कैश में होते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा सिस्टम एप्लीकेबल होता है? कैश सिस्टम। अब कैश सिस्टम पर जब ये लोग अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इनको कितने अकाउंट बनाना पड़ते हैं? 3। कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले जी हमने बिल्कुल आपको सीरियल से लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहलाता है। तो पहले हम देखेंगे, पहले रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड अकाउंट क्या बनेगा आपका यहाँ पर? एक्चुअल में अकाउंट नहीं, ये क्या कहलाता है? थर्ड स्टेटमेंट। ये कौन सा है? स्टेटमेंट होता है ना, क्योंकि अकाउंट के 2 साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड आपका लायबिलिटीज का होता है, राइट साइड आपका क्या होता है? असेट का। तो थर्ड क्या बनता है यहाँ पर? स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है? वो बैलेंस शीट। तो 3 चीजें यहाँ पर बनाती है। एक तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, देखो एक बार फिर से, हम क्या बनाएंगे? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा क्या बनाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला अकाउंट। क्या पढ़ना हमारे लिए? कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे ध्यान से। द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज द समराइज्ड, या हम इसको समरी भी बोल सकते हैं, समराइज्ड ऑफ द कैश बुक। ये क्या होता है? कैश बुक का समरी होता है। कैश बुक की समरी कैसे? जैसे आपने 11th में पढ़ा था कैश बुक के बारे में, हमने वहां पढ़ाया था कि कैश बुक में क्या होता है? जितना भी पैसा में रिसीव होता है, हमारे बिजनेस में आता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। और जितना भी पैसा हमारे बिजनेस से जाता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। डेबिट कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड। क्रेडिट कहाँ होता है? राइट हैंड साइड। आगे अभी हम बताएंगे सब। तो क्या है यहाँ पर? समरी ऑफ कैश बुक फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, है ना, पर्टिकुलर पीरियड, यूजुअली ईयर। मतलब एक किसी विशेष पर्टिकुलर पीरियड का कैश बुक का क्या होता है? समरी होती है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। इट्स रिवील्स द कैश पोजीशन, कैश पोजीशन ऑफ द ईयर। ये क्या करते हैं कि आपकी सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसके कैश की पोजीशन बताते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर में आपकी कैश की पोजीशन क्या है, कितना है। क्या बताता है? रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। द कैश बुक शो कैश ट्रांजेक्शंस, है ना, डेट वाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बिल्कुल सीरियल से डेट वाइज से क्या करते हैं, ट्रांजेक्शनों को क्या करते हैं, शो करते हैं। कौन? कैश बुक। कैश बुक शो करता है, ये हमने देखा ना, कैश बुक। वेयर एज द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट सो द टोटल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ये क्या करते हैं, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनको डेट वाइज और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं शो करते हैं। ये तो क्या करते हैं, इनको टोटल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन को शो करते हैं, मतलब कैश ट्रांजेक्शन अंडर द डिफरेंट, क्या है, अंडर द डिफरेंट हेड फॉर द रिलेवेंट पीरियड। कैश ट्रांजेक्शन को शो करते हैं डिफरेंट हेड में, रिलेवेंट पीरियड में, उसी एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड होते हैं। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज द समराइज ऑफ द कैश बुक फॉर द पर्टिकुलर पीरियड यूजुअली अ ईयर। क्या होता है, कैश बुक का एक समराइज होती है, समरी टाइप की होती है। इट रिवील द कैश पोजीशन ऑफ द ईयर। एक कैश की पोजीशन बताता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में कैश की पोजीशन क्या है, ज्यादा है या कम है या फिर ज्यादा, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इस टाइप का शो करता है। द कैश बुक शो कैश ट्रांजेक्शन डेट वाइज। हम कैश बुक में क्या करते हैं, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है उनको डेट वाइज शो करते हैं, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना, एक के बाद एक क्रम से, बिल्कुल। वेयर एज द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, और रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है, सो द टोटल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ए कैश ट्रांजेक्शन, टोटल कैश ट्रांजेक्शन को शो करता है अंडर द डिफरेंट हेड, और अलग अलग हेड में, फॉर द रिलेवेंट पीरियड, एक इनका पर्टिकुलर पीरियड होता है। आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मैं पता करना चाह रहा कि आपने कितना समझा है ना, और इससे थ्योरी जरूर आती है इस चैप्टर से। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है, थ्योरिकल क्वेश्चन भी। जो मैं यहाँ पर स्लाइड बना रहा हूँ आपको, ये आपके थ्योरिकल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे आप यहाँ पर, ये वाला आपका पहला क्वेश्चन। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, किस चीज की समरी होती है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। तो परचेस बुक की है क्या, देखो पहला क्या दिया आपका, परचेस बुक, क्या परचेस बुक की है। सेल बुक की समरी होती है क्या, कैश बुक की समरी होती है क्या, कि बी आर मतलब क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल बुक। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो किस चीज की समरी होता है, कैश बुक का, ठीक है। अच्छा, ये आंसर आपको मुझसे पहले देना है, वीडियो को पॉज करके फिर आंसर देना है, ठीक है, फिर मेरा आंसर सुनेंगे आप। दूसरा देखेंगे आपका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर देखेंगे सेकंड, द मेथड एडॉप्टेड बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एंड प्रोफेशनल फॉर अकाउंटिंग। जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, दोनों किस अकाउंटिंग सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं, ये हमें बताना होगा। तो कौन सा करते हैं, देखिए यहाँ पर अपने पास ऑप्शन में क्या क्या है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, महाजनी सिस्टम, कैश सिस्टम। तो कौन से करते हैं, अभी हमने बताया था कैश सिस्टम। जो प्रोफेशनल पर्सन और नॉन प्रॉफिट कंसर्न या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैश सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑब्जेक्ट होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस लिए स्टेब्लिश की जाती है, हमने पहले ही बताया था, फर्स्ट स्लाइड में ही दिया है। तो देखेंगे आप, किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए और सोसाइटी वेलफेयर दोनों काम के लिए। क्या
या फिर थर्ड, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका आंसर है? सेकंड वाला, है ना। किस लिए स्टेबल की जाती है लोग? ये सोसाइटी वेलफेयर के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए स्टेब्लिश की जाती है। बस ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए। आगे मैं अगली स्लाइड में क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। आगे देखेंगे हम। तो प्रोफॉर्मा ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको प्रोफॉर्मा है। तो प्रोफॉर्मा में ये आपके दिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने आपको बताया, जो डेबिट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या होता है? डेबिट। आपको लिखना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाता है? डेबिट। और डेबिट किस चीज का होता है? रिसीप्ट का। मतलब जितनी भी रिसीव्ड है वो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड होगा वो किस चीज का होता है? पेमेंट का, क्रेडिट साइड, है ना। राइट हैंड साइड क्या होता है? क्रेडिट। एक आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है? क्रेडिट, जो पेमेंट कहलाता है। और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है? डेबिट, जो रिसीव कहलाता है। तो जितना भी पैसा रिसीव हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन को मिला, वो सब कहाँ लिखेंगे? डेबिट में, लेफ्ट हैंड साइड। और जितना भी पैसा ऑर्गेनाइजेशन से गया है वो सब कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो ये देखो जल्दी से कितनी दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम रिसीव एंड पेमेंट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले डेबिट में लिखना है, स्टार्टिंग करना है इसको ओपनिंग कैश से। मतलब जो इस सोसाइटी की कैश है, बिजनेस है ना, ओपनिंग फर्स्ट डेट को, उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है यहाँ पर। और जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बंद होता है वो किस अकाउंट से, किससे होता है? क्लोजिंग बैलेंस, मतलब क्लोजिंग कैश। आपके पास एंड में, उस मंथ के एंड में कितना पैसा, मतलब शुरुआत में, बिगनिंग में आपके पास कितना पैसा था उस मंथ में, और एंड में कितना पैसा था, ये यहाँ बैलेंस में निकलता है, ठीक। तो स्टार्टिंग करेंगे हम बिगनिंग वाले से। तो यहाँ देखेंगे डेबिट में, रिसीट में हम कौन कौन से अकाउंट लिखेंगे, कौन कौन से, कहाँ से पैसा आता है। एंट्रेंस फीस हमने अभी बताया था, सोर्स ऑफ इनकम के, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी, डोनेशन, ऑल रिसीव, जितने भी चीजें हैं आपको पैसा मिलता है ना, ऑल रिसीव जो हुई है। अब पेमेंट में कौन कौन सी? सैलरी है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, हाउस का रेंट देना है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस देना है, रिपेयर कराना है, कुछ पेंटिंग कराना है, न्यूज़पेपर, ऑल एक्सपेंसेस, सब पेमेंट साइड आएगा। तो ये छोटा सा फॉर्मेट हमने आपको एक बना के बताया है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन, आपके पास बुक्स नहीं है इसलिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आप पहला क्वेश्चन आपका। तो हमें क्या करना है? प्रिपेयर करना है। क्या करेंगे? पहले मैं कलर चेंज कर लूं क्योंकि व्हाइट पे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर एक कलर आपका आगे चला। तो यहाँ पर अपन देखते हैं हमें क्या प्रिपेयर करना है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी फॉर द ईयर 2016-17। ठीक। अब क्या क्या चीजें दी गई हमारे पास देखो। तो कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2016 4000, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इन ईयर 2016-17 600, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 2016-17 1000, received for year 2015-17 ड्यूरिंग द ईयर 16-17 200। मतलब कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो 15-16 का मिला है। कब मिला है? 2016-17 में। ठीक है। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हम एक खास चीज देखेंगे, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है कि कब का मिल रहा। हमें तो आज रिसीव हुआ, हम आज पूरा लिख देंगे, चाहे वो कभी कभी मिले, है ना, किसी भी ईयर से रिलेटेड क्यों ना हो, हमें आज रिसीव हुआ, हमें आज उसको लिखना है। ऐसे पेमेंट में हम किसी भी ईयर का पेमेंट, चाहे हम 1980 का क्यों ना पेमेंट कर रहे हो, 1980 ईयर का हम रेंट पे कर रहे हैं लेकिन आज पे कर रहे हैं, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड लिखेंगे। तो हम इससे रिसीव हुआ है तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, और पेमेंट किया तो क्रेडिट साइड, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो। चलिए तो यहाँ पर देख लेंगे हम। रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 150, बुक्स परचेज 1100, न्यूज़पेपर परचेज 500, सैलरी कितना? 500। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग डालेंगे जैसे यहाँ पर डाली हुई, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो आपके पास फॉर्मेट में देखो, ये डेबिट साइड है रिसीप्ट का, और ये है आपका क्रेडिट साइड पेमेंट का। यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया हुआ है। तो
जो आपके डेबिट साइड है, डेबिट वाला रिसीव है ना, एक क्रेडिट वाला है, पेमेंट वाला क्रेडिट। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, हमने बताया था ना, बैलेंस बीटी, मतलब जो आपका ओपनिंग बैलेंस है कैश का, वो लिखेंगे सबसे पहले। तो आप देखो ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर ये लिखा है कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ द मंथ 4000, तो हम डेबिट में लिख देंगे 4000, ये लिख दिए 4000। फिर उसके बाद देखो क्या है, ओपनिंग कैश के बाद एंट्रेंस फी रिसीव्ड लिखा है हमने, एंट्रेंस फी रिसीव हुई है, कितनी रिसीव हुई, 600, मतलब कैश आ रहा है, इनकमिंग है कैश की, आ रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। देखो लिख दिया हमने डेबिट में, एंट्रेंस फी ये लिख दिया, एंट्रेंस फी कितना है, एंट्रेंस फी 600, 600 लिख देंगे, ये लिखेंगे 600। फिर देखो उसके बाद क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2016-17 1000, ठीक है, और फिर रिसीव्ड फॉर द ईयर 2015-16 ड्यूरिंग 2016-17 200, मतलब 2016-17 में हमें 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो कौन कौन सा हुआ है, एक तो मिला हमें करेंट ईयर का 2016-17 का 1000, और दूसरा मिला है 15-16 मतलब प्रीवियस ईयर का, कितना मिला हुआ है 200। दोनों का हम टोटल करके यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 1200, ये लिख देंगे हम। देखो ये लिखा। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे रेंट पेड, रेंट पेड किया मतलब कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, आउट गोइंग है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, तो ये लिख दिया क्रेडिट में हमने। क्या लिखा है, देखो ये लिखा दिया रेंट, सिर्फ रेंट लिखेंगे, उसका अमाउंट लिख देंगे 150। रेंट के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, बुक्स परचेज 1100, जब बुक्स परचेज करोगे तो कैश जाएगा, है ना, पैसा जा रहा है, तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड, कितना लिखेंगे 1100, तो ये लिख देंगे हम 1100। फिर देखो क्या है, न्यूज़पेपर परचेज, न्यूज़पेपर भी परचेज किया तो पैसा जा रहा है, पैसा जब जा रहा है तो हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड, कितना 500। फिर देखो उसके बाद क्या है, सैलरी, जब हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो पैसा जा रहा है, आउट गोइंग है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, कितना पैसा दिया उनको 500। बस, अब और कोई अमाउंट बचा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल कर देंगे, यहाँ पर डेबिट का टोटल करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो डेबिट का टोटल कितना आया 5800। अब ये 5800 जो है 5800, इसमें से हमें माइनस करना है ए वाला क्रेडिट का टोटल, कितना 150, 1100, 500 और 500, इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2250, 2250, ये हमें माइनस करना है, ठीक है। डेबिट के टोटल में से हम क्रेडिट वाला माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0553, ये कहलाता है आपका बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो आपके पास बचा हुआ एंड ऑफ द मंथ, कितना है देखेंगे आप 350। अब दोनों साइड का हम टोटल बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 580। आप चाहो तो यहाँ पर बैलेंस सीडी के बाद आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्लोजिंग कैश, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं क्लोजिंग कैश ब्रैकेट में, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे फोन पे या व्हाट्सएप पे इसको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दूसरा सिंपल है, बिल्कुल इजी, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल इजी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, ऑन 1 अप्रैल 2017 ओपनिंग बैलेंस was 8000 of Navjagriti Mandal. The following transaction took place during the year ending on 31st March 2018. Subscription received for the current year 35,000. Subscription received for the next year 1,000. Life membership fee 6,000. Investment 25,000. Furniture purchase 3,000. Purchase of sports material 3,000. Journal expenses 5,500. Outstanding expenses 300 और depreciation
ऑन फर्नीचर 10% सॉरी। फिर प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लें। ये बन गया आपका फॉर्मेट। डेबिट साइड हमने बताया ना, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट हम कैश की ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले ही दिया है ऊपर, ये लिखा है ओपनिंग बैलेंस है ना, 1 अप्रैल को कितना दिया है 8000। ये लिख देंगे हम डेबिट में 8000। बैलेंस बीडी, इसको हम क्या लिखते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश कहलाता है, ठीक है। 8000 ये लिखा। इसके बाद देखो आप ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पर यहाँ तक अपना मार्च, यहाँ से स्टार्ट आपका क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपको सब्सक्रिप्शन मिला है और 2 ईयर का मिला, करेंट ईयर का दिया है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर ये लिखा है। नेक्स्ट ईयर कितना है 1000। तो अभी लिख दिया हमने सब्सक्रिप्शन, हमें 2 साल का, पहले लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन, उसमें डैश करके करेंट ईयर का कितना है 35,000, एडवांस नेक्स्ट ईयर मतलब एडवांस, ठीक, कितना है 1000। टोटल कितना आ गया 36,000, तो हम लिख देंगे 36,000। फिर ऊपर सब्सक्रिप्शन के बाद देखो लिखा है लाइफ मेंबरशिप फी कितना 6000, ये भी रिसीव होती है। इनकम में लिखेंगे मतलब रिसीव, डेबिट साइड लिखेंगे रिसीव में कितना रिसीव हुआ 6000। फिर देखो क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन के बाद लाइफ मेंबरशिप फी के बाद क्या लिखा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है और पैसा कमाने के लिए, न पैसा कहीं लगा दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, कहीं दिया हुआ है पैसा। इन्वेस्टमेंट असेट होती है, मतलब असेट परचेज कर रहे हैं तो पैसा क्या हो रहा है जा रहा है, तो कहाँ लिखेंगे पेमेंट साइड, कितना गया 25,000। फिर देखो उसके बाद हमने ऊपर लिखा है फर्नीचर परचेज, कितने का परचेज किया फर्नीचर 3000, पैसा भी जा रहा है, इसमें भी पैसा क्या हो रहा है आउटगोइंग है मतलब जा रहा है, तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड फर्नीचर परचेज 3000, यहाँ लिख देंगे पैसे हम 3000। उसके बाद देखो क्या लिखा है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, सिंपल दिया है परचेज किया स्पोर्ट मटेरियल मतलब पैसा क्या हो रहा है जा रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम स्पोर्ट मटेरियल और कितने का है, कितना अमाउंट है 3000 लिख देंगे। फिर देखो क्या लिखा है जर्नल एक्सपेंसेस है ना, नॉर्मल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस जो सब जगह होते हैं, चाय पानी के हैं या कोई टेलीफोन वगैरह है, वो कितने हैं 5500, बहुत सारी थी इसलिए इकट्ठा करके उन्हें दे दिए जनरल एक्सपेंसेस। तो उसको भी पेमेंट में लिखेंगे, पैसा जा रहा है कैश जा रहा है ना, आउटगोइंग है तो क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा 5500। अब इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे यहाँ पर, यहाँ ये लिखा हुआ है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, इसको हम बॉक्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है अनपेड है। आउटस्टैंडिंग जो हमने आपको 11th में पढ़ाया हुआ है, ये आप पढ़ के आए हैं कहीं से भी, तो आउटस्टैंडिंग मतलब जिनकी हमने सर्विस तो ले ली है लेकिन पेमेंट नहीं किया, अभी पैसा दिया नहीं है। जब हमने पेमेंट ही नहीं किया तो हम पेमेंट साइड लिखेंगे भी नहीं इसको। ऐसे ही डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम होता है, इसको भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसमें पैसा जाता नहीं है आपके पास से, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। तो ये ध्यान देना है कि हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग, डेप्रीसिएशन, अर्न, अनअर्न, इस टाइप से है ना, कोई अपन एडजस्टमेंट नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर बस कंप्लीट अपना, हमें यहाँ पर सबसे पहले डेबिट का टोटल लगाएंगे। तो डेबिट का टोटल देखो आपका कितना आ गया है ना 50,000। तो यहाँ पर हमने बैलेंस भी आ गया, लेकिन आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले डेबिट का टोटल कितना है 50, तो यहाँ हम लिख देते हैं 50,000। इस 50,000 में से हमें माइनस क्या करना, तो यहाँ देखो 25,000, 3,000, 3,000, 5,500, ये 4 आइटम आपको माइनस करते हैं। इन 4 का बिल्कुल टोटल करेंगे, इन चारों को यहाँ से यहाँ तक टोटल करो तो कितना आ जाएगा आपका 36,500। तो यहाँ पर 50,000 में से इसमें से हम माइनस करेंगे 36,500। 36,500 माइनस करो तो 0, 0, 5, 3, 1, ये बचा आपके पास बैलेंस। मतलब अप्रैल में 30 अप्रैल को आपके पास कितना बैलेंस बचा है, तो ये लिख दिया हमने बैलेंस सीडी सबसे लास्ट में लिखते हैं,
बैलेंस एरिया मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ आपके पास 13,500 और टोटल इक्वल कर देंगे कितना 50,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है जो आपको मुझे कल करके बताना है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे उसको हमें सॉल्व करके भेजेंगे क्वेश्चन को जो मैं दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट डे अगले दिन मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व बताऊंगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे फोन पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए रहा क्वेश्चन होमवर्क, यहाँ पर हम लिखते हैं होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पेपर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020 on Jain Club, cash balance on 1st April 2017 880, subscription 7,520, donation received 1,600, entrance fee 860, rent received 1,050, इलेक्ट्रिक चार्ज 680, टैक्स 100 रुपीज, सैलरी 4,300, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी। हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी जैसे हम सैलरी पे करते हैं वैसे सेक्रेटरी को हम हॉनोरेरियम पे करते हैं, मतलब एक सैलरी ही मान लो सेक्रेटरी की, ठीक है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट और स्टेशनरी 70 रुपीज, पेटी एक्सपेंसेस 180, इंश्योरेंस प्रीमियम 60 रुपीज। तो ये आपका होमवर्क है। थैंक यू। बाकी अगली क्लास हम कल देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताना है।